नमस्कार। आज हम देखते हैं कि वशिष्ठ ऋषि माइंड और प्राण इनकी रिलेशनशिप के बारे में क्या कहते हैं और राम द्वारा पूछा गया एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जिसका एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि माइंड स्थूल है, माइंड कोई एक्शन या कोई गतिविधि करने के काबिल नहीं है तब तक जब तक उसमें इंटेलिजेंस ना हो। पर इंटेलिजेंस युक्त माइंड भी एक ऐसे हथियार या ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो बिल्कुल तैयार तो है, मगर उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है, मैन बिहाइंड मशीन, वो नहीं है। और इस केस में मैन बिहाइंड द मशीन प्राण है, प्राण शक्ति। प्राण और इंटेलिजेंस ये दोनों ही असीम चेतना के दो अलग अलग आयाम हैं। प्राण जब इस शरीर में होता है तो उसके फंक्शंस के आधार पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, मगर वो प्राण असीम चेतना में जो प्राण शक्ति है उससे भिन्न नहीं है। अब ये हम सब जानते हैं कि जो माइंड है वो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि जब असीम चेतना में मैं का बोध होता है, जो कि उसके शरीर के होने के कारण और अपनी कंडीशनिंग द्वारा, अपने विचारों द्वारा अपने आप को सीमित और बंधा हुआ उस दायरे में समझता है। इसीलिए उसको माइंड कहा जाता है और इसीलिए उसको व्यक्ति को जीव भी कहा जाता है। और यही जो जीव है, माइंड की वजह से मुख्यतः दो एडिक्शंस में फंस जाता है, और वो है मुझे ये पाना है या मुझे ये नहीं चाहिए, यानी एक्विजिशन और रिजेक्शन। या तो किसी चीज को एक्सेप्ट करना या उसको रिजेक्ट करना है। इन दो प्रवृत्तियों के ही इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन चलता है। यदि ये दो टेंडेंसीज, यदि ये दो प्रेफरेंसेस ना हो तो हमको विचारों का जो आवागमन है वो अपने माइंड में कम महसूस होगा, जिस कारण से थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा शांति महसूस होगी। यानी ये हुआ कि जितने कम विचार उतनी ही ज़्यादा मानसिक शांति। और क्योंकि जब तक प्राण नहीं है तब तक माइंड फंक्शनल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि माइंड के अंदर प्राण और थॉट्स, इन दोनों का एक कोरिलेशन है। ये दोनों आपस में
लिंक्ड हैं, बंधे हुए हैं। यदि किसी प्रकार हम थॉट्स प्राण शक्ति पे, प्राणों पे हम कंट्रोल कर लें तो हम अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने 3 तरीके बताए थे। एक तो यह है कि वो प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम मतलब अपने प्राणों को इस तरीके से कंट्रोल करना जिससे कि विचार हमारे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए। प्राण संयम में होंगे तो विचार भी संयम में होंगे, माइंड भी संयम में होगा। दूसरा तरीका बताया इंक्वायरी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, बाकी सब क्या है, क्या ये सब मेरा है या मेरा नहीं है। इस तरह के जो अलग अलग इंक्वायरीज की जाती हैं, जैसे राजा जनक ने की थी, उन इंक्वायरीज के कारण भी हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, और वो ये है कि डायरेक्ट नॉलेज या डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अभी डायरेक्ट नॉलेज को भी समझना जरूरी है। एक नॉलेज हो गई, हमने कहीं पढ़ा या कहीं सुना, वो हमारे माइंड में उस तरीके से रख लिया गया जैसे संग्रहालय में कोई वस्तु हो या लाइब्रेरी में कोई किताब हो, बस स्टोर हो गया, उसका कोई यूज नहीं। मतलब हम जानते तो हैं, हमें नॉलेज है, मगर वो हमारी दी गई नॉलेज नहीं, किसी ने बोला, कहीं हमने पढ़ा, किसी ने सुना, इस तरीके से। दूसरा है, हमें नॉलेज मिल गई और उस नॉलेज को हमने अपने जीवन में उतारा और उस जीवन को जीने की वजह से जो हमारा बोध हुआ, दैट इज डायरेक्ट नॉलेज। और इसी कारण से हमारे चैनल का नाम भी लिविंग द टीचिंग्स है। उसका कारण ये है कि जब तक टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारा नहीं जाएगा तब तक उन टीचिंग्स का कोई फायदा नहीं, नॉलेज होने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, फिर वो बोलते हैं, एक बड़े अच्छे तरीके से वो समझाते हैं कि हमारा रिलेशन दुनिया से क्या है। देखने वाला एक तरफ, जिसको देखा जा रहा है वो दूसरी तरफ, और इन दोनों के बीच में देखना है। जो एक्सपीरियंस कर रहा है और जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है, उन दोनों के बीच में एक्सपीरियंस करना है। जो कार्य कर रहा है और जो कार्य जिसको किया जा रहा है, इन दोनों के बीच में करना है। तो यानी कि अगर हम पहला केस लें तो देखना, सुनना और करना, इसमें कहीं पर भी कोई करता नहीं है और कोई किए जाने वाला नहीं है। सिर्फ वो है जो हम कह सकते हैं प्राण है, असीम चेतना है, या हम कह सकते हैं हम हैं। इसके बाद राम ने एक सवाल पूछा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि
आपने मेरे को कहा कि इस आई को, इस ईगो सेंस को छोड़ो, और इसको छोड़ने के साथ साथ इसके द्वारा पैदा की गई जितनी भी लालसाएं और इच्छाएं हैं उनको भी छोड़ो। तो अगर मैं अपने ईगो सेंस को छोड़ देता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपना शरीर और वो सब जो कि उस ईगो सेंस के ऊपर आधारित है वो सब ढह जाएगा, क्योंकि ईगो सेंस, अहम भाव, जड़ है। और अगर जड़ को काट दिया जाए तो शरीर, जो कि पेड़ का तना है, शरीर भी या पेड़ भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में मैं बिना ईगो सेंस के इस दुनिया में कैसे अपना जीवन यापन करूं, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं सवाल को। उनका कहना है कि जब असीम चेतना में ये भाव पैदा हुआ कि मैं हूं से फिर मैं ये हूं, और इसका विस्तार इस वर्ल्ड में होता है, इस संसार में होता है, तो ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये जो ईगो सेंस है, ये जो मैं है, ये इस दुनिया में, इस संसार में फंक्शन करने का एक आधार है, एक इंटरफेस है, जो कि एक हम कह सकते हैं एक चेहरा है, और इस तरीके के कई सारे चेहरे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एक आवरण है, कपड़ा है, और इस तरह के कई कपड़े हैं और कई आवरण हैं। क्योंकि इस दुनिया में हम कितने सारे रोल्स अदा कर रहे हैं। कभी हम रिश्तेदारियों का पिता, बेटा, माता, बॉस, सबऑर्डिनेट, पड़ोसी, इस तरह के कर रहे हैं। कभी हम डिफरेंट फील्ड्स और भी हैं, जैसे एक्सपीरियंस करना, कभी हम एक्सपीरियंस करता बन रहे हैं, कभी हम कर्ता बन रहे हैं, कभी हम देखने वाला बन रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे डेली एक्टिविटीज़ का जो आधार है वो यही मैं का बोध है, और मैं का बोध शरीर से जुड़ा हुआ है। तो इसी कारण से वो कहते हैं कि अगर मैं इस मैं के बोध को, अहम को अगर मैं ड्रॉप करता हूं, तो न सिर्फ मैं और मेरा शरीर, बल्कि इस मैं के द्वारा खड़ा किए गए समस्त संसार और इसके विभिन्न अनुभव, ये सब ढह जाएंगे। क्योंकि ये ईगो, ये अहम भाव, ये मैं, ये जड़ है। इस जड़ में से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, दृष्टिमान हुआ है। इस कारण से मतलब इसको हम सवाल को अगर देखें तो हमें पीछे का पूरा जो योग वशिष्ठ है वो दिख जाएगा। तो इस पे वो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, धारणा, अनुकूलन और अवधारणा, इनको समाप्त करने के दो तरीके हैं। एक है जो कि विचार पे, चिंतन पे आधारित है, और दूसरा वो जो कि डायरेक्ट नॉलेज पे आधारित है। जो चिंतन पे आधारित है वो जो कि राजा जनक ने किया। इसके अंदर सबसे पहली चीज जानने की है वो ये है कि
जो भ्रम है अपने बारे में और इस संसार के बारे में, सबसे पहले उस भ्रम को महसूस करना और उसको रिकॉग्नाइज करना कि ये है। हम मानते हैं कि मेरे से ये समस्त संसार में समस्त जितने भी विषय हैं ये जुड़े हुए हैं और इनसे मैं जुड़ा हुआ। ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसकी एक कहानी भी अपन ने वो जो कोई डाकू रत्नाकर था उसकी सुनी थी, जिसके अंदर कि वो नारायण वो क्या नाम कोई ऋषि मुनि थे, उनसे मिलता है जंगल में, तो काफ़ी कुछ बातचीत होती है। तो उसके नारद के कहने पर वो अपने घर जाता है और अपने वाइफ से पूछता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो? तो कहती है नहीं, मेरा तुम्हारा साथ इस जीवन को चलाने का है। इस जीवन में किए गए जो भी पाप है या पुण्य है वो तुम भोगोगे, उसमें मैं तुम्हारा साथी नहीं हूं। सेम यही चीज पिता ने भी कही कि ये सब तो तुम्हारा कमाया हुआ है, इसका फल भी तुम भोगोगे। हम तो सिर्फ उन एक्शंस का रिवॉर्ड भोगने के लिए है। और यही सत्य है। ना मैं किसी ऑब्जेक्ट का हूं और ना ही कोई ऑब्जेक्ट मेरा है। जब हम कंटेम्पलेट करते हैं और जब हम विचार करते हैं, तब ये जो भाव है ये परिवर्तित होके ऐसा हो जाता है कि ना मैं इस संसार में किसी भी ऑब्जेक्ट का हूं और ना ही कोई ऑब्जेक्ट इस संसार में मेरा है। तो ये हो गया इसका दूसरा स्टेप। और जब ऐसा होता है तो हम ये पाएंगे कि वो जो मैं की जो कड़ी है, जो अभी तक मेरे और इस संसार के बीच में एक इंटरफेस बनी हुई थी, वो कड़ी ही अपने आप गिर जाएगी और बाकी जो जैसा था वैसा ही रहेगा। इससे कहते हैं कि जो एक्शंस होंगे, परिणाम स्वरूप जो भी एक्शंस होंगे वो उत्तेजनाहीन होंगे और एक शांत चित्त के साथ हम कर पाएंगे। दूसरा हो गया डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ ईगोलेसनेस, यानी कि ईगोलेसनेस का डायरेक्ट रियलाइजेशन, प्रत्यक्ष अनुभूति करना। प्रत्यक्ष अनुभूति हमने अभी बात की है और इसके अंदर मैं और मेरा ये ड्रॉप होता है। और जब ये ड्रॉप हो गया तो ईगो अपने आप ड्रॉप हो गई। तो मेरे ख्याल से आज हम इतना ही करते हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति इस ईगो के जो भी बंधन है उससे मुक्त होगा, तो वो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो कभी भी वांछनीय अवांछनीय, लाइक्स डिसलाइक्स इसके बेसिस पर नहीं करेगा। अप्रोप्रिएटनेस अनअप्रोप्रिएटनेस, वो सिर्फ कार्य होंगे जैसे होने चाहिए। फिलहाल हम यहीं विराम देते हैं और बाकी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।